समय की बड़ी खबर ग्लोबल टाइम्स के जरिए दी प्रतिक्रिया। आर्थिक कॉरिडोर पर चीन ने अपनी शंका जता दी। आर्थिक कॉरिडोर सिर्फ कागजों में रहेगा ऐसा चीन कह रहा है, ऐसा उसको लगता है। मध्य पूर्व पर यूएस का असर अब कम हो गया है। चीन ने अमेरिका पर भी सवाल उठा दिए हैं। सऊदी अरब यूएई ब्रिक्स में शामिल है, ऐसा चीन का जो ग्लोबल टाइम्स अखबार है, जिसको कहा जाता है कि वो तो सरकार का मुखपत्र है। एक तरीके से वो जर्नलिज्म नहीं है, वो पत्रकारिता नहीं है, वो तो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स। तो उसमें अब आर्थिक कॉरिडोर को लेकर जो तिलमिलाहट है चीन की, उसको शब्दों में बयान कर दिया गया है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स जो है वो चाइना का ब्रेन चाइल्ड है। इंडिया को रखना उसमें उसकी मजबूरी है, इसीलिए ब्रिक्स को वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। G20 एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है। चीन इसीलिए ब्रिक्स के अंदर कभी रशिया को आने नहीं देता है, वेस्टर्न कंट्रीज को नहीं आने देता है। G20 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया भी जिसको सपोर्ट करता है। अब अफ्रीका भी उसमें आ गया है, वेस्ट की कंट्रीज भी उसमें है, अमेरिका में उसमें है, तो उसमें ज्यादा वजन है। चीन ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, तो ब्रिक्स चाइना के भी है, इसलिए वो ब्रिक्स की बात कर रहा है। G20 जो है वो पूरे भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का जो विजन है, हाँ, उसकी बात करता है। तो चीन को ये मिर्ची लगनी तो स्वाभाविक है, क्योंकि उसका बॉर्डर रोड इनिशिएटिव पूरी तरह से शोभा जी फेल कर चुका है। प्रणय के पास चलना चाहिए। मैं चलूंगी दीपक जी, और पहले मैं ये एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये देखिए कि जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, दुनिया की बड़ी ताकत एक फ्रेम में राजघाट पर जो दिखी है, तो मुझे लगता है कि वही तिलमिलाहट जो कल G20 की बैठक में भारत की ताकत दिखी, सहमति बन जाना, रिकॉर्ड तोड़ जिसे कहा जाए हिट होना इस पूरी बैठक का, वो चीन को परेशान कर रहा है। विशाल और प्रणय दोनों जुड़े हुए हैं। विशाल का मैं पहले रुख करूंगी। विशाल, ग्लोबल टाइम्स में चीन की तिलमिलाहट शब्दों में बयान हो रही है आज। देखिए बिल्कुल, क्योंकि चीन का एक तरह से मुखपत्र माना जाता है ग्लोबल टाइम्स, और जिस तरह से कल एक बड़ी घोषणा हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, इटली की प्रधानमंत्री, इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति की मौजूदगी में, कि भारत को यूरोप से जोड़ा जाएगा मिडिल ईस्ट के देशों के रास्ते, और इसका नाम दिया गया कनेक्टिविटी कॉरिडोर। और इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर से रेल के माध्यम से इसको लिंक किया जाएगा, शिपिंग के माध्यम से इसको लिंक किया जाएगा, और फ्यूचर के लिए जो एक हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, डिजिटल के लिए जो तार बिछाने का काम होगा, उस पर भी इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर के तहत काम किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही रणनीतिक, बहुत ही आप इसे कह सकते हैं कितना महत्वपूर्ण कदम है, जिससे चीन परेशान हो रहा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों में चीन ने अपनी दिलचस्पी पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ाई है। हाल फिलहाल में जो एक नया घटनाक्रम हुआ था, सऊदी अरब और ईरान के बीच जो संबंध खत्म हो गए थे एक तरह से, उन संबंधों को रिवाइव कराने में चीन का एक रोल माना जा रहा था। और इन सब के बीच में जब एक ये नया कनेक्टिविटी कॉरिडोर दिखाई दे रहा है, जिससे व्यापार बढ़ेगा, यानी भारत और यूरोप के बीच में लगभग 40% तक की रफ्तार बढ़ जाएगी व्यापार में, समय में, और इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। चीन इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर का यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहा है। चीन की परेशानी को ज्यादा ही इसमें समझी जा सकती है, क्योंकि इसे चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव का एक तरह से जवाब माना जा रहा है। और इसीलिए यहां पर जब से ये लॉन्च हुआ है, जिसकी घोषणा हुई है, अभी इसका फ्रेमवर्क तय होना है, क्योंकि इसे 2 हिस्सों में इसकी कनेक्टिविटी को लेकर काम होगा। एक जो भारत से मिडिल ईस्ट तक का हिस्सा है, और मिडिल ईस्ट से जो यूरोप तक का हिस्सा है, और इसके रूट पर अभी लगभग सहमति बन ही चुकी है। तो कहीं ना कहीं चीन इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर से ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। इसीलिए चीन का जो ग्लोबल टाइम अखबार है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरह की खबरें लिख रहा है, इससे उसकी बेचैनी, उसकी परेशानी और उसके दर्द को समझा जा सकता है। बिल्कुल समझा जा सकता है। और मैं यहां पर एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, पार्था सर भी आ गए हैं, उनसे भी इसके बारे में समझूंगा। देखिए, हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब सोचिए एक ऐसी कल्पना, जिसकी कोई कल्पना करे कि भारत से कुछ चले और सीधे अमेरिका तक पहुंचे, शिप के माध्यम से, रेल के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से। तो यह सही मामले में वसुधैव कुटुंबकम का चरितार्थ होना है। भारत का नहले पे दहला है प्रणाम BRI के मामले में, ये पूरा का पूरा कॉरिडोर। और मैं एक चीज इसमें यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, क्या सऊदी अरब को इन्फ्लुएंस कर सकता है चाइना इस तरीके से कि वो कहे कि UAE और सऊदी अरब? प्रणय,
देखिए, अगर आप इस पूरे ग्रोथ कॉरिडोर की परियोजना को देखें, पिछले काफी समय से भारत दो चीजों के ऊपर काम कर रहा है कि कनेक्टिविटी में अगर हम BRI का विरोध करना चाहते हैं, उसके अंदर खामियां हैं, तो हमें एक विकल्प देना पड़ेगा। जापान के साथ मिलकर भारत ने अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का कंसेप्ट पर आगे काम करना शुरू किया और I2U2 का जो नया कंसेप्ट बना है, एक नए किस्म का क्वाड है जिसके अंदर मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ते हुए अमेरिका ने पहल की है। ये जो ग्रोथ कॉरिडोर है, ये उसी का विकल्प है, क्योंकि अगर आप देखें कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट के इलाके में, चूंकि ऊर्जा का बड़ा आयातक है चीन, इसलिए स्वाभाविक रूप से चीन का एक बड़ा प्रभाव जो है वो मिडिल ईस्ट के इलाकों के अंदर है। इसके अलावा अगर आप देखें कि सेंट्रल एशिया के माध्यम से, मध्य एशिया के माध्यम से चीन ने बाकायदा रेल कॉरिडोर जो है वो यूरोप तक वो ऑलरेडी पहुंचा चुका है। लेकिन ये डेट ट्रैप की जो पूरी इकोनॉमी है, ये किस तरीके से चीन ने खड़ी की है, और उसमें विकल्प यदि देना है तो आपको बेहतर विकल्प देना हो, और इसीलिए इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे विशाल भी इस चीज को रेखांकित कर रहे थे, इसमें शिपिंग भी है, इसमें रेल भी है, और इसके साथ साथ इसके अंदर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि जो 5G है उसमें चीन ने जिस तरीके से पेटेंट हासिल किए थे, अब 6G के अलायंस को लेकर या फ्यूचर जनरेशन कनेक्टिविटी को लेकर जो दुनिया की डेमोक्रेसीज हैं, वो सप्लाई चेन रेजिलियंस और साथ साथ जो चिप है, यानी माइक्रो और सेमीकंडक्टर्स जो हैं, उसके अंदर किस तरीके से एक इंडिपेंडेंस तैयार किया जा सके, किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक ताकतें हैं वो साथ मिलकर काम कर सकती हैं, इसका एक पूरा एक वैकल्पिक मॉडल तैयार किया जा रहा है। और ये जो कोलैबोरेशन नजर आ रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ग्लोबल टाइम्स वही लिखता है जो कहीं ना कहीं चीन को चुभता है, और इसीलिए वो अमेरिका पर निशाना साध रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो परेशानी है वो उन तमाम देशों को लेकर भी है। और अगर आप देखें, अगर आप भारत के पड़ोस में भी देखें, चाहे मिलेनियम कोऑपरेशन कॉर्पोरेशन हो, उसकी परियोजना का नेपाल के अंदर आगे बढ़ना हो, चाहे श्रीलंका के अंदर हो, ये जो तमाम BRI के फ्लॉप होने के बाद अमेरिका, भारत और ये जो डेमोक्रेसीज का एक नया पिलर खड़ा हो रहा है, ये किस तरीके से विकास का विकल्प दे रहा है और किस तरीके से बेहतर फाइनेंसिंग के साथ साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, ये उसका एक नमूना है जिसका अट्रैक्शन या कहा जाए आकर्षण बढ़ रहा है।